ठीक हो। मेरा नाम सुकुम होता है और मैंने आपको जैसा कि पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं पॉलिनोमियल पढ़ूंगा। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ये थर्ड एक्सरसाइज है आरबीएससी पैटर्न की। राजस्थान बोर्ड सेकेंड एग्जामिनेशन है, उसकी थर्ड एक्सरसाइज है क्लास 10th की। ठीक है, तो 10th लेवल की जो मैथ है वो आपको मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और इसके तहत हम पॉलिनोमियल से शुरू कर रहे हैं, यानी बहुपद से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद चर अचर या चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक को जोड़ या घटाव या फिर गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। चर किसे कहते हैं सबसे पहले हम यही जान लेते हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये सारी जो परिभाषा में जितने भी दे रखे हैं अलग अलग शब्द, चर दे रखा है, अचर दे रखा है, चर के गुणांक दे रखे हैं और ऋणेतर घातांक के जोड़। तो चर किसे कहते हैं जिससे हम एक्स वाई और जेड को निरूपित करते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड से निरूपित किए जाने वाले संख्याओं को क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, अचर यानी जितनी भी जो वास्तविक संख्या या जितनी भी रियल नंबर रह जाती है, जैसे ये 7 हो गया। ठीक है, तो जिनके गुणा में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जिनके गुणा में एक्स वाई या जेड नहीं है और एज ए संख्या के रूप में निरूपित की जा रही है, उनको बोलेंगे अचर। यानी जिनके गुणा में एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कुछ भी ना हो, उनको क्या बोलेंगे? अचर। अचर के बाद में अगर हम बात करें चर के गुणांक की, यानी कि गुणांक किसे कहते हैं? ठीक है, तो गुणांक यानी गुणा में होने वाला अंक। तो जो गुणा में होने वाला अंक, तो जो गुणा में हो रहा अंक है उसको हम क्या बोलेंगे? गुणांक। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो जो x के गुणा में क्या आ रहा है? 4, तो इसको क्या बोलेंगे? गुणांक। तो 4 यहां पर गुणांक है। एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक आ रहा है? 1, तो 1 भी यहां पर क्या हो जाएगा? गुणांक। तो इस प्रकार से हम गुणांक भी बता सकते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। चर हो गया, अचर हो गया, उसके बाद में गुणांक हो गया, तो फिर है ऋणेतर घातांक, यानी जितनी भी इनके ऊपर जो घातें लग रही हैं। ठीक है, तो इनके जोड़, घटाव या फिर गुणन का बीज गणितीय व्यंजक। बीज गणितीय व्यंजक यानी या तो जुड़ा होगा या फिर घटाव का चिन्ह होगा इनके बीच में, और एक व्यंजक के रूप में कार्य करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद हो गया। बहुपद के बाद में अगर हम बात करें कि बहुपद के अंदर इसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, यानी इसमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी घात का बहुपद है। तो बहुपद के अंदर जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? जो चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, तो वही क्या कहलाती है? बहुपद की घात। यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। इसके अंदर हम ध्यान दें तो इसमें x क्या हो गया आपका? चर, और x की अधिकतम घात कितनी आ रही है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x गुणा में है ही नहीं, तो इसमें यहाँ पर 1 आ रही है और यहाँ पर घात कितनी आ रही है? 2। तो चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2, और वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। तो यहां पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद, यानी 2 घात वाला बहुपद। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में अगर हम बात करें इस बहुपद की, तो इसमें दे रखा है x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 y माइनस y। तो इसमें चर देखते हैं कि यहाँ पर चर कितने हैं? x और y दो चर हैं, और इस चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3। तो यहाँ पर x की घात 3 आ रही है, यहाँ पर x की घात 2 है, गुणा y की घात 1 है, माइनस y की घात 1 है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3, और जो चर की अधिकतम घात होती है वही क्या कहलाती है? बहुपद की घात। तो यहां पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। ये सीधा सा पॉलिनोमियल दे रखा है 3x। 3x की बात करें तो यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी?
एक। x अगर कोई सिंपल संख्या लिख रखी है तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि इसके ऊपर की घात क्या है, एक। तो यहाँ पर 3x, x चर है और चर की घात कितनी हो जाएगी, एक, और बहुपद की घात क्या हो जाएगी, एक। और इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं जिनकी घात एक होती है उनको क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोल दो या फिर एक घातीय बहुपद। तो जिनकी घात एक होती है उन्हें रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें आपने जो एक रेखा के से निरूपित किए जाते थे, ऐसे लाइन रेखाएं काटती थी और इससे निरूपित करते थे इन रैखिक बहुपद को। इसके बाद में अगर हम बात करें तीन घातीय बहुपद की, यानी ये तीन घात वाला बहुपद है, इसको एक और नाम से जानते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद अंग्रेजी में बोले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, द्विघातीय पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, यानी दो घातों वाले बहुपद हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो है कि रैखिक बहुपद को हम कैसे सॉल्व करते थे, कैसे हल करते थे। तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हम द्विघातीय बहुपद को कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लास में हम गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पूर्ण वर्ग विधि और उसके बाद में श्रीधराचार्य नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद को कैसे हल करते हैं। रैखिक बहुपद तो इससे निरूपित किस तरीके से किया जाता है, पहले ये देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद को निरूपित कैसे किया जाता है। कोई भी बहुपद हो उसे fx, px, qx से निरूपित किया जाता है, ठीक है। fx बराबर ax प्लस b, और जहां पर a क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो। तो a जीरो नहीं होगा तब ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अब इस बहुपद को हम हल कैसे करते थे वो देख लेते हैं। हमने मान लिया कि fx बराबर दे रखा है 9x माइनस 3, 9x माइनस 3 दे रखा है fx के बराबर। इसके बाद में हम x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। माना कि x बराबर क्या है, 1। x जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या कर दोगे आप, इस बहुपद में 1 रख दोगे। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 1। 9 गुणा x की जगह 1 रखना है, 1 माइनस 3, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितने हुए, 6। तो f कितना है आपका, 6। तो जब मैं x का मान 1 रखता हूं तो f का मान कितना आता है, 6। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, x की भिन्न भिन्न वैल्यू यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम f का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। पर हमारे सामने जब दिक्कत तब आएगी जब हमें बोल दिया जाए कि शून्यक निकालना है, ठीक है। ये एक नई टर्म है। इससे हम साधारण शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पर fx ये बहुपद है, इसका मान क्या हो जाए, 0। तो शून्य x का एक ऐसा मान, x का ऐसा मान जहां fx क्या हो, 0, यानी x का ऐसा मान, x एक ऐसा मान लेके आएगा तब fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य। उस x को हम क्या बोलेंगे, शून्य, ठीक है। तो हमें शून्य के बारे में जानना है, यानी शून्य कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखना है। तो fx का मान आप क्या रख लो, 0। तो fx बराबर अगर मैं रख लेता हूं 0, ठीक है। तो 9x माइनस 3 के बराबर में मैं क्या रख लूंगा, 0। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहां पर था 9x माइनस 3, इसके बराबर में मैं क्या रख लेता हूं, 0। तो इसके बराबर में 0 रखने के बाद में हमारे सामने जो वैल्यू आएगी, ये माइनस का 3 है, 9x ये माइनस का 3 है, उधर वाली साइड जाते ये क्या हो जाएगा, 9x बराबर 3। देखो आपको ये ध्यान देना है कि जब बराबर का बीच में चिन्ह हो, जब बराबर का बीच में चिन्ह हो
तो प्लस की चीज उधर जाते ही माइनस, जब बीच में क्या हो बराबर हो तो प्लस की चीज उधर जाते ही माइनस, और माइनस की संख्या उधर जाते ही प्लस हो जाती है, ठीक है। और गुणा की उधर जाते ही क्या हो जाएगी, भाग, गुणा की भाग हो जाएगी और भाग की क्या हो जाएगी, गुणा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में आपने अभी तक सीख लिया होगा, और अगर नहीं सीखा तो यहां से सीख सकते हो कि बराबर का बीच में चिन्ह हो तो प्लस की चीज संख्या उधर जाते ही माइनस हो जाएगी और माइनस की उधर जाते ही प्लस, गुणा भाग की उधर जाते ही गुणा हो जाएगी और गुणा की उधर जाते ही भाग हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे 9x माइनस 3 था, बराबर में 0 दे रखा था, तो ये -3 था, उधर जाते ही प्लस का 3, बराबर में 9x। तो ये एक तरीके से बैलेंस, जैसे कि हम कांटा पहले यूज करते थे, ठीक है, नाप तोल के लिए जो यूज करते थे, तो वो वाला सेम ही सिस्टम है कि ये बैलेंस रखेगा, इसके बीच में बैलेंस रखेगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा ये, ठीक है। तो 9x बराबर 3 आया, 9 गुणा x है, ठीक है, ये 9x का मतलब क्या हुआ, 9 गुणा x बराबर 3। तो ये गुणा में, और गुणा की संख्या उधर जाते किस में आएगी, भाग में, तो 3/9 ये भाग में आ गया। तो इसे हम काट सकते हैं, 3/9 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/3। तो x का मान क्या है यहाँ पर, 1/3। तो हमारा शून्य क्या हो गया इस रैखिक बहुपद के लिए, x बराबर 1/3 में हमारा fx क्या हो जाएगा, 0, यानी f 1/3 0 कब होगा, जब x का मान क्या। नाउ रैखिक बहुपद के बाद में हम बात करेंगे द्विघातीय बहुपद के बारे में, यानी दो घातों के बहुपद हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका समीकरण कैसा दिखता है। fx के बराबर में ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या होंगे, नंबर्स होंगे, यानी प्राकृतिक संख्या हो सकती है या रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, r में बिलोंग करेंगे। a b c, a और b क्या है, गुणांक है। a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, और ये किसका गुणांक है, b x का, और c क्या है, अचर पद है। तो ये सारी चीजें हमें पता ही है। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है। हमें किसके बारे में बात करनी है, शून्यक के बारे में, कि इसका शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं या शून्यक कैसे निकालते हैं। इसके अगर शून्यक के बारे में बात करें कि fx या द्विघातीय बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, इसे इंग्लिश में हम बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दीजिए आप, ठीक है। द्विघातीय बहुपद, इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमें यही सीखना है कि इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले रैखिक बहुपद में जो शून्य निकालने का तरीका सीखा था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रैखिक बहुपद में, तो रैखिक बहुपद में fx बराबर क्या होता है, ax प्लस b, जहां पर a क्या नहीं होना चाहिए, 0, यहाँ पर भी a क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो a 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर बात करें कि शून्य कैसे निकालते हैं रैखिक बहुपद में, तो शून्य निकालने का तरीका था कि fx के बराबर में क्या रख दो, 0, तो ax प्लस b का मान क्या रख दीजिए आप, 0। ये मान रखने के बाद में जो x का मान आएगा, यानी ax बराबर माइनस का b प्लस का b, इधर जाता है माइनस का b, और x बराबर माइनस का b/a, यानी शून्य का हमारे सामने क्या आया, इसका माइनस का b/a। अब हमने मान लिया कि ये शून्य किससे लिखते हैं, अल्फा से, तो अल्फा बराबर माइनस b, b यहां पर क्या है, अचर पद, तो अचर पद बट्टा a यहां पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक। तो रैखिक बहुपद में हम शून्य निकालते कैसे हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ये हमें कोई भी बहुपद दे रखा है और उससे हम सीधे शून्य निकालना है, ये इतना तरीका ना करे तो इससे भी सीधा निकाल सकते हैं कि अचर पद जो संख्या दे रखी है या बिना चर के गुणा वाला जो पद दे रखा है वो बटे x का गुणांक, यानी x के गुणा में जो अंक दे रखा है इनको दोनों भाग में रख दीजिए माइनस साइन के साथ में, और यही आपके रैखिक बहुपद का शून्यक
निकल आएगा। तो ये थी आपके सामने बात रैखिक बहुपद की। हम बात कर रहे हैं द्विघातीय बहुपद में। द्विघातीय बहुपद में fx का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, 0। तो fx का मान सबसे पहले रख लेते हैं 0। तो fx बराबर 0। हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा हमारे क्या है, 2 शून्य के। तो अल्फा बीटा 2 शून्य के। अब अल्फा बीटा हमारे सामने क्या है, 2 शून्य। शून्य को हम रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, मूल भी बोलते हैं हिंदी में। तो काफी सारे इसके नाम भी दे रखे हैं, ठीक है। जीरोस भी बोलते हैं इंग्लिश में। जीरोस फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स फाइंड आउट करो, मूल निकालो, शून्यक निकालो, शून्यक की सत्यता की जांच करो, ये सब। तो fx के बराबर में ये अल्फा बीटा हमारे 2 शून्य के, तो गुणनफल से हमें ये मिलता है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये दोनों गुणनफल होंगे किसके, fx के। तो अगर ये fx के गुणनफल होंगे तो के कोई कांस्टेंट के बराबर में होंगे। अगर मैं इसका गुणा करता हूं के, x का x से गुणा किया x स्क्वायर माइनस अल्फा का x से किया और बीटा का x से किया, तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर fx का मान हमारे सामने क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे सामने ये नतीजा निकल के आता है कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद बराबर में क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ इन दोनों का हम तुलना करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणा में दे रखा है ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या आ रहा है, के। तो के का मान किसके बराबर में आ रहा है, ए के बराबर में। जब हम इन दोनों की क्या करते हैं, तुलना, फिर बी के मान के बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी बराबर के माइनस का के अल्फा प्लस बीटा। बी यहाँ पर किसके गुणा में, एक्स के गुणा में। तो यहाँ पर एक्स के गुणा में क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन के साथ में, और के इसके बाहर में, तो के इसके बाहर लिख दिया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से देख लीजिए, अल्फा गुणा बीटा के, तो के अल्फा बीटा, ये तीनों इसके मान आ गए। इसके मान आने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे इसी मान से। तो शून्यकों का योग, शून्य का हमारे सामने क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और तो शून्यकों का योग यानी इन दोनों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा। तो हमें यहां से निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की कौन कौन सी टर्म है, एक ये है। तो b बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या दे रखा है, b। माइनस का के अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या दे रखा है, b। अब यहीं से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा अलग करने की कोशिश करता हूं, तो ये के गुणा में ये किस में चला जाएगा, भाग में, और ये माइनस का साइन अगर इधर आता है तो इधर माइनस का साइन लग जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे सामने क्या आता है, माइनस का b, के का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, ए, तो ए मान रख दिया, माइनस बी बटे ए किसका आ रहा है, शून्यकों का योग, और यही क्या है हमारा शून्यकों का योग कहलाएगा। अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालने की कोशिश करते हैं, शून्यकों का गुणनखंड, गुणनखंड बोल दो, गुणनफल, तो के अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा हमें निकालना है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा कहां पर है, यहाँ पर, के अल्फा बीटा बराबर सी। तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी बटे के का मान क्या है, ए, सी बटे ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल। इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं कि इसका, इस जो मुख्य या जो जनरल इक्वेशन है, जो जनरल समीकरण दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें अगर हम रख के देखते हैं, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किससे ज्ञात होता है, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक बट्टे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही हमारा क्या होता है, योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और अगर गुणनफल की बात करें तो c बट्टे ए, c हमारे सामने क्या है, अचर पद बट्टे ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही आपका क्या कहलाएगा, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमें शून्यकों की सत्यता की जांच करनी हो, जब हम गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लेते हैं और उसके बाद में उसकी सत्यता की जांच करनी हो, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालकर। और इससे हम पहले डायरेक्ट वे में जो हमने निकाल रखे हैं उन दोनों को जोड़ते हैं, और फिर इसी तरीके से हम इन दोनों को जोड़ते हैं कि x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक क्या ये सही है, और सही मान आता है, दोनों का बराबर आता है, तो फिर हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच सिद्ध हो जाती है। और अगर नहीं आता है तो शून्यकों की सत्यता की जांच, या फिर शून्य हमने कहीं ना कहीं गलती की। देख लेते हैं जो आपके आरबीएससी की जो बुक दे रखी है 10th लेवल की। ठीक है। तो जो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उदाहरण नंबर 1 दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 8। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा है, और इसको आपको हल करना है। इसको आपको क्या करना है, शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। शून्य ज्ञात करें वह सत्यता की जांच करें। जो आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि शून्य ज्ञात करें और उनकी सत्यता की जांच करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स की घात 2 है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा है, द्विघातीय बहुपद है। और द्विघातीय बहुपद दिखने में कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहां और इसकी तुलना करने पर ए का मान जो प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ है और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मान हम क्या मान सकते हैं, 1। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं दे रखा है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 1। फिर हम बात करते हैं बी की। एक्स के गुणा में क्या दे रखा है, माइनस का 2, तो माइनस के 2। सी संख्या क्या दे रखी है, माइनस का 8, तो माइनस का 8। तो एबीसी का हमारे सामने मान आ गया। एबीसी का मान आने के बाद में हमें क्या करना है, ए का सी से गुणा। तो हम किस विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8, 1 का किससे गुणा किया, 8 से, कितना आता है 8। 4 का 2 से गुणा करते हैं तब भी 8 आता है। कोई और तरीका जिससे हम 8 निकाल सकते हैं, शायद नहीं। ठीक है। तो या तो 1 का 8 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 8 आएगा, या फिर 4 का 2 से गुणा किया तब हमारे सामने क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम 8 निकाल सकते हैं। अब हम ये जिन इसके गुणनखंड है, यानी 1 भी इसका गुणनखंड है, 8 भी इसका गुणनखंड है, 4 भी गुणनखंड है और 2 भी गुणनखंड है। तो जो गुणनखंड का जोड़ा है उसको या तो फिर जोड़ो या फिर क्या करो, उनको घटाओ। यानी 1 और 8 को या तो फिर जोड़ो या फिर क्या करो, घटाओ। हमारे सामने क्या आना चाहिए, 2। तो 1 और 8 को जोड़ा तो हमारे कितने हो जाते हैं, 9, और 1 और 8 को घटाया तो कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है। 4 और 2 को जोड़ा तो हमारे कितने हो जाते हैं, 6, और 4 और 2 को घटाया तो कितने आते हैं, 2। 9 हमारा यहाँ पर नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो है हमारा क्या, 4 में से 2 घटाए तो हमारे क्या आ रहे हैं, 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक्स, तो एक्स माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 गुणा एक्स माइनस का 8। ये इतना हल करने के बाद में आपका प्रश्न कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स को हम क्या ले सकते हैं, बाहर। जब हमने एक्स को बाहर ले लिया तो पीछे आपका क्या बच जाएगा, एक्स, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस, इसमें से एक्स अगर बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया, 4 प्लस 2x यहाँ पर भी है, और 8 में 2 होता है, नहीं होता है, होता है जी, बिल्कुल। 2 गुणा 4 कितना होता है, 8। अगर 2 को मैं बाहर ले गया तो पीछे कितना बचा, 4।
पीछे क्या बच जाएगा 4। इस 2x में से 2 बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया x। इस 8 में से 2 बाहर चला गया तो पीछे कितना बच गया 4। x माइनस 4 x माइनस 4, तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो मैं क्या ले सकता हूँ x माइनस 4 को बाहर। जब मैंने x माइनस 4 को बाहर ले लिया तो पीछे क्या बच गया x, और यहाँ पर पीछे क्या बच गया 2। तो x माइनस 4 x प्लस 2 के रूप में 2 गुणनखंड हमारे सामने आए। इस गुणनखंड को हम क्या मान लेते हैं, fx का मान क्या होगा 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है शून्य, और शून्य निकालने के लिए हम fx का मान क्या रख लेते हैं 0। तो fx 0 हो जाएगा तो x माइनस 4 और x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा 0, यानी x माइनस 4 x प्लस 2 0 हो जाएगा। जब कोई दो संख्या है यानी x गुणा y हो a गुणा b हो, उसका मान क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब या तो ये संख्या 0 है या फिर ये संख्या 0 है। इन दी हुई दोनों संख्या में से कोई ना कोई संख्या एक 0 होगी, यानी ये संख्या 0 होगी या फिर ये वाली संख्या 0 होगी, या फिर हो सकता है कि दोनों ही संख्या 0 हो। तो मान लेते हैं कि x माइनस 4 का क्या है 0, या फिर x प्लस 2 क्या हो सकती है 0। जब हमारी x माइनस 4 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4 दूसरी तरफ जाते ही किस में हो जाएगा प्लस का 4 में, या x प्लस का 2 दूसरी तरफ जाते ही माइनस का 2। यानी हमारे सामने शून्य क्या है x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। तो इससे हम मान लेते हैं अल्फा के रूप में 4 आया और बीटा के रूप में कितना आया माइनस का 2। तो अल्फा और बीटा के रूप में हमारे सामने 2 शून्य प्राप्त हुए। इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना था, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो 4 प्लस माइनस का 2, 4 में से 2 घटाए पीछे कितने बचे 2, तो यानी शून्यकों का योग हमारे सामने कितना आ रहा है 2। और मैंने एक फॉर्मूला दिया था उससे कितना आना चाहिए था माइनस का b बट्टे a। यहां पर आपका b कितना है -2, तो माइनस का 2 बट्टे a का मान कितना है 1, तो 1 माइनस का माइनस से गुणा किया तो कितना आएगा प्लस का 2 बट्टे 1 यानी 2। तो यहां पर शून्यकों के योग में आपकी सत्यता की जांच सिद्ध होती है। फिर इसके बाद में हमें किसकी जांच करनी थी, शून्यकों के गुणनफल में। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, यानी ये जो आपका 4 और 2 है इन दोनों का क्या करना है गुणा। तो 4 गुणा -2, 4 का -2 से गुणा करते हो तो कितना आता है माइनस का 8। तो अल्फा बीटा की जब हमने गुणा की तो माइनस का 8 आया आपके सामने। तो शून्यकों का गुणनफल आपके सामने कितना आया माइनस का 8। और एक और तरीका था जिससे हम शून्यकों का गुणनफल निकालते थे, वो क्या था मैंने बताया था, अल्फा बीटा का मान किससे निकालते थे c बट्टे a। c कितना है आपका माइनस का 8 और a का मान कितना है 1, तो माइनस का 8। आपका वहां पर भी कितना आ रहा था माइनस का 8 और c बट्टे a करने पर भी कितना आ रहा है माइनस का 8। तो यहां से क्या सिद्ध होता है कि शून्यकों का हमारे जो निकाले हैं वो सही है और उनकी सत्यता की जांच सिद्ध होती है।